घर लौट कर माँ बाप रोएंगे अकेले में, मिट्टी के भी खिलौने सस्ते नहीं थे मेले में। मिट्टी के भी खिलौने सस्ते नहीं थे मेले में। कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? ईश्वर की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 के अंतर्गत दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। कक्षा 9th में आपने पहले रैखिक समीकरण को पढ़ा है। रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद एक ऐसा बहुपद होता है जिसमें चर की घात एक होती है। एक चर की अगर हम बात करते हैं तो वो हमारा ax प्लस में क्या हो जाता है, b हो जाता है। एक चर आएगा और चर के साथ उसका एक गुणांक है और एक क्या रहता है, चर पद रहता है। यहाँ a और b अचर पद होते हैं और x क्या होता है, चर होता है। लेकिन यहाँ जो हम बात करने वाले हैं वो दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब जब दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात करते हैं तो उसमें दो चर आएंगे, एक x आएगा और एक क्या आएगा, y आएगा, और उसके साथ गुणांक आएंगे और एक क्या आता है, अचर पद आता है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो उसके x का गुणांक a मान लिया है, y का गुणांक b मान लिया और c हमारा अचर पद है। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है कि हमारा रैखिक समीकरण होगा जिसमें दो चर होंगे। इसके आगे भी बात करता है वो भी किस में होंगे, युग्म में होंगे, यानी कि वो भी क्या आएंगे, दो आएंगे। अब जब दो आते हैं तो उसमें जो चर है वो तो समान रहता है, x और y रहता है। जो बदलते हैं उसके वो क्या बदलते हैं, उसके गुणांक बदलते हैं। तो हम लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, पहला समीकरण हो गया। ऐसे ही a2x प्लस b2y और प्लस c2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, यही हमारे क्या कहलाते हैं, रैखिक समीकरण युग्म कहलाते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से नहीं होगी। ठीक है, दो चर होंगे, चरों की घात क्या होने वाली है, एक होने वाली है। जो जो गुणांक हैं वो हम उसमें लिख देते हैं। इसमें सबसे पहले हम जो बात करने वाले हैं वो है उसका जनरल या कहें व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। ठीक है, अब ये तो चीज़ आपको समझ में आई गई है। रैखिक का मतलब चर की घात एक। अब दो चर हैं तो x और y दो चर ले लिए हैं। अब हम बात करते हैं व्यापक रूप की। तो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर क्या है, 0 है। ये समीकरण नंबर 1 हो गया और ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, c हमारा उस साइड से पहले ही लिया जाता है व्यापक रूप में। ठीक है, और जो फॉर्मूला लगाते हैं वो हम इसी आधार पर लगाते हैं। कभी कभी हम आगे जो हमारा बराबर का निशान होता है उसके आगे भी ले जाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, लेकिन व्यापक रूप में ये सी इधर ही रहता है। ठीक है, कभी हमारी चीज़ें गलत भी हो जाती हैं इसकी वजह से। इसके बाद हम आगे अब पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, दो चर में रैखिक समीकरण युग्म का हम पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय निरूपण। ठीक है, क्या होता है बीजगणितीय निरूपण। राम और श्याम के पास 10 रुपये हैं। राम और श्याम के पास 10 रुपये हैं। माना राम के पास x रुपये हैं, श्याम के पास y रुपये हैं। x और प्लस y बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जो हमने कथन कहा था आपके सामने कि राम और श्याम के पास 10 रुपये हैं, ये कथन एक समीकरण को प्रदर्शित कर रहा है। लेकिन जब इसे हम चर और अचर के रूप में लिखते हैं तो यही क्या कहलाता है, बीजगणितीय निरूपण कहलाता है। ठीक है, लिखा जाएगा जब कथन रूप में दिए गए समीकरण को चर और अचर की सहायता से, ठीक है, चर और अचर की सहायता से
लिखा जाता है। और थोड़ा सा अगर इसको डिटेल में लिखना चाहें, चर एक्स और वाई है ना, चर और अचर की सहायता से लिखा जाता है, तब यह बीजगणितीय निरूपण कहलाता है। ठीक है। कभी कभी एक नंबर में पूछ लिया जाता है कि ये जो समीकरण है इसको बीजगणितीय रूप में निरूपित कीजिए। चर मान लेंगे x और y, और उसके बाद मानते ही उसको हम क्या कर देते हैं, चर अचर के रूप में लिख देते हैं और हमारा बीजगणितीय रूप में आ जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं, कुछ समस्याएं लेते हैं, कुछ प्रश्न लेते हैं जिनको हम बीजगणितीय रूप में निरूपित करने की कोशिश करेंगे। आज हमारा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पहला भाग है, जिसमें हम धीरे धीरे जीरो से और हीरो की तरफ बढ़ेंगे, या क्या नाम है, हम बिल्कुल बारीकियों को सीखते सीखते सारी चीज़ों को, सारी अवधारणाओं को हम जानेंगे। तो देखिए प्रश्न क्या कहता है। प्रश्न है राम और श्याम के पास 10 रुपये हैं। इसे बीजगणितीय रूप में निरूपित कीजिए। इसे बीजगणितीय रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, समझ आ गया। ऐसे क्वेश्चंस आपने पहले भी करे थे, क्लास 6 में भी किए थे, 7 में भी किए थे, 8th में भी किए थे, 9th में भी किए थे। एक बार दोबारा से करते हैं। माना राम के पास बराबर x रुपये। ठीक है। ऐसे ही श्याम के पास बराबर क्या है, 22 रुपये हैं। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या कहा गया है। प्रश्नानुसार कहा गया है कि राम और श्याम के पास 10 रुपये हैं, यानी कि दोनों के रुपये अगर मिला दिए जाएंगे जो कि x और y हैं, तो वो क्या कहलाएगा, बराबर 10 कहलाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या कहलाएगा, बीजगणितीय निरूपण कहलाएगा। अभी तक तो हमने सिर्फ एक समीकरण को, एक रैखिक समीकरण, दो चर में एक रैखिक समीकरण का हमने बीजगणितीय निरूपण कर दिया है। अब हम टॉपिक देख लो क्या है, पाठ का नाम देख लो क्या है, रैखिक समीकरण युग्म। यानी कि जो हमारे दो समीकरण दिए गए हैं, कथन रूप में दिए गए, उन्हें हमें बीजगणित के रूप में लिखना है। तो ये आप क्या करेंगे, अभ्यास के लिए इसे राइट डाउन भी कर लेंगे। और अब हम एक अलग से क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 2। यहाँ से कुछ हम अब सिलेबस की तरफ बढ़ रहे हैं। ठीक है। क्या कहता है, राम ने 20 रुपये में 2 पेन और 3 पेंसिल खरीदी। राम ने 20 रुपये में, ठीक है, 20 रुपये दिए उसने, और 2 पेन और 3 पेंसिल, 2 पेन और 3 पेंसिल खरीदी। ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, वहीं श्याम ने 12 रुपये में, श्याम ने 12 रुपये दिए, श्याम ने 12 रुपये दिए, 1 पेन और 4 पेंसिल खरीदी। 1 पेन और 4 पेंसिल खरीदी।
कथन रूप में हमने क्या लिख दिया, एक रैखिक समीकरण युग्म को लिख दिया है। इसे बीजगणितीय रूप में निरूपित कीजिए। इसे बीजगणितीय रूप में निरूपित कीजिए। इसे बीजगणितीय रूप में निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले माना एक पेन की कीमत बराबर क्या है, x रुपये है, और एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत बराबर क्या है, 22 रुपये है। अब हम क्या करने वाले हैं, प्रश्नानुसार करेंगे। तो देखिए क्या कहता है, दो तो पेन है, क्या है, 2 पेन है, पेंसिल कितनी है, 3 पेंसिल है, और रुपए कितने खर्च किए गए हैं, 20 रुपये खर्च किए गए हैं। इसको अगर हम समीकरण रूप में लिखेंगे तो ये 2x + 3y, क्योंकि पेन की कीमत x है, पेंसिल की कीमत y है, 2 पेन की कीमत 2x हो जाएगी, 3 पेंसिल की कीमत 3y हो जाएगी। कुल जो रुपए दिए गए हैं वो कितने दिए गए हैं, 20, और समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। अगले में क्या कहता है, एक पेन है, ठीक है, पेंसिल कितनी है, 4 पेंसिल हैं, 4 पेंसिल हैं, और रुपए कितने दिए हैं उसने, 12 दिए हैं। एक जब पेंसिल की बात नहीं, एक पेन की बात है तो x आ गया, पेंसिल कितनी है, 4 हैं, 4y आ गया, 12, और ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। और सिर्फ बीजगणितीय रूप में निरूपित करना था, और ये हमने बीजगणितीय रूप में निरूपित कर दिया है। समझ आ गया सभी को, कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही होगी, बहुत ही सरल है। धीरे धीरे जब अगला भाग आएगा तो उसमें बीजगणितीय रूप से हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, और आएगा हमारा आलेखीय निरूपण। और आलेखीय निरूपण से संबंधित प्रश्न आने के चांसेज बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, ज़्यादातर केसेस में वो आता ही आता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, देखो इस बहाने से क्या है, बीजगणितीय निरूपित करने के बहाने आपको क्या है कि जो भाषा में या कथन में जो आपको रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है उसे आप बड़ी आसानी से बीजगणितीय रूप में या समीकरण चर और अचर के रूप में लिखना सीख जाओगे। और जब लिखना सीख जाओगे तो बस इसको जो हल करने की विधियां हैं वो तो बहुत सरल हैं। जो मेन काम है या जो आधा काम है वो हमारा बीजगणितीय रूप में निरूपित करना ही होता है। तो देखो अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में नीलम तथा शीतल की आयु, वर्तमान में नीलम, ठीक है, नीलम तथा, वर्तमान में नीलम तथा शीतल की आयु, शीतल की आयु का अनुपात 1:2 है। शीतल की आयु का अनुपात 1:2 है, ठीक है, 1:2 है। यदि 3 वर्ष बाद, यदि 3 वर्ष बाद, कौन कौन है, नीलम है और दूसरा कौन है, शीतल है, की आयु का अनुपात, यदि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात, ठीक है, बदल जाता है, क्या हो जाता है, 2:3 हो जाता है, 2:3 हो जाता है। इसे बीजगणितीय रूप में निरूपित करो, इसे बीजगणितीय रूप में
निरूपित करो। ठीक है, एक चीज़ तो आपको यहाँ पता लग रही होगी कि प्रश्न आएगा, दो चीज़ें आती हैं, एक को x माना जाता है और एक को क्या माना जाता है, y माना जाता है। तो यहाँ पर दो हैं, एक नीलम है एक शीतल है। आयु की बात कर रहा है तो शुरुआत हम ऐसे ही करेंगे कि माना नीलम की आयु x वर्ष है और शीतल की जो आयु है वो कितनी है, y वर्ष है। लिख दिया जाएगा माना नीलम की आयु बराबर क्या है, x वर्ष है, और ऐसे ही शीतल की जो आयु है वो कितनी है, 22 वर्ष है। अब देखिए प्रश्नानुसार क्या कहता है। प्रश्नानुसार दोनों की आयु का अनुपात की जब बात आती है तो एक की आयु ऊपर ली जाएगी और एक की आयु उसके नीचे ली जाएगी, अंश और हर के रूप में 1/2 दिया गया है, और इधर साइड में क्या आ जाएगी, उनकी आयु आ जाएगी। तो जैसे इधर लिखेंगे हम थोड़ा सा और डिटेल में लिखते हैं। चलो शुरुआत है अभी। यहाँ लिखा हमने नीलम की आयु और इधर हमने क्या लिखा, शीतल की आयु लिखा, और इनका जो अनुपात है वो क्या है, 1:2 है। अब नीलम की आयु हमने x मान ली और शीतल की आयु हमने क्या मान ली, y मान ली, और ये क्या मान लिया हमने, 1/2 मान लिया, और y बराबर, ठीक है, 2x बराबर क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। वज्र गुणन कर देते हैं ऊपर नीचे, इसका इसमें गुणा किया 2x आ गया, इसका इसमें गुणा किया y आ गया, और यहाँ से 2x - y बराबर 0। समीकरण नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। पहला समीकरण हो गया। युग्म है तो दूसरा समीकरण भी आएगा। चलो दूसरा क्या कहता है, 3 वर्ष बाद। तो 3 वर्ष बाद की देखते हैं। 3 वर्ष बाद नीलम की जो आयु है वो x + 3 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, है ना। 3 वर्ष बाद की बात है। आज अगर आपकी आयु 10 साल है तो 3 वर्ष क्या करेंगे, बाद की बात करेंगे तो 3 ही तो जोड़ देंगे। 5 वर्ष बाद की बात करते हैं तो 5 उसमें जोड़ दिया जाएगा, x + 3 हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, y + 3 हो जाएगा। अनुपात कितना हो जाता है, 2 + 2/3 हो जाता है। ठीक, अब क्या कर देना, गुणा कर देना है। 3x हो गया, 3 × 3 = 9 हो जाएगा। 2y प्लस में क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3x - 2y बराबर, है ना, बराबर +9 और -6 बराबर 0। ये 2y इधर लिया, माइनस का आ गया, 6 को इधर लिया, क्या आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x - 2y और प्लस में 3 बराबर 0। समीकरण नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, पहले वाले में तो c नहीं था, इसमें c दिया हुआ है। दोनों समीकरण हमने लिख लिए हैं। बीजगणितीय रूप में हमने इसका क्या कर दिया है, निरूपण कर दिया है समीकरणों का। समझ आ गया होगा। एक क्वेश्चन और हम करने वाले हैं, ठीक है, और वो भी हमारा किससे संबंधित है, बीजगणितीय निरूपण से ही संबंधित है। ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे आलेखीय निरूपण, जो कि हम पढ़ेंगे अगले भाग में। बिल्कुल आराम से टुकड़ों में मैथ को सीखेंगे, खेलते हुए, खेल खेल में बिल्कुल समझ जाएंगे आप। इस बात का मुझे पूर्ण विश्वास है। प्रश्न देखिए क्या कहता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न आपके बहुत सारे आएंगे। ठीक है, 2 अंकों की एक संख्या में, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। यदि इस संख्या से
यदि इस संख्या से 54 घटा दिया जाए, ठीक है, यदि इस संख्या से 54 घटा दिया जाए, तो संख्या के अंक बदल जाते हैं, ठीक है। इसे बीजगणितीय रूप में निरूपित करो, इसे बीजगणितीय रूप में निरूपित करो, ठीक है। समझ आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में क्या आया होगा, अभी तो शुरुआत ही नहीं की है प्रश्न की हमने, ठीक है। ये तो बस भाषा थी जो बुक में लिखी हुई है, सेम एज थे हमने लिख दी है, लेकिन समझ में भी आएगा। देखते हैं, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक से 3 गुना है। 2 अंकों की एक संख्या है, जैसे 2 अंकों की संख्या होती है, एक मान लीजिए 34 हो, या मान लीजिए क्या हो 43 हो, 63 हो, या मान लीजिए 36 हो, 75 हो, 27 हो, ठीक है। तो इसमें अंक गणित में तो हम सीधा सीधा ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। इसमें जैसे एक हमारी इकाई अंक होता है, एक क्या होता है दहाई अंक होता है, तो इसको दहाई अंक को हम 30 + 4 भी तो लिख देते हैं, है ना। दहाई के साथ में 10 का गुणा कर देते हैं, इकाई को सीधा सीधा जोड़ देते हैं, ठीक है। वैसे भी दहाई हमारी क्या होती है 10 के रूप में ली जाती है, बंडल के रूप में ली जाती है, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसमें बीजगणित में अगर आप जैसे x y ऐसे लिख दोगे तो इसका मतलब इसमें गुणा हो रहा है, तो जो संख्या 3 और 4 ही थी मान लीजिए, तो गुणा होकर के 12 आ जाएगी, संख्या बदल जाएगी, है ना। तो इसके लिए जब बीजगणित में संख्या लिखी जाती है, इस बात को ध्यान रखना, तो जब बीजगणित में संख्या लिखी जाएगी तो जो चर हमारा माना जाएगा दहाई, उसमें 10 का गुणा होता है, बस इतना रखना है, और इकाई उसमें सीधा सीधा जोड़ दिया जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो मान लीजिए, क्या मानेंगे, अब 2 अंकों की संख्या है, एक इकाई होता है एक दहाई होता है, तो पहले इकाई और दहाई मान लीजिए। किसको x मानना है किसको भाई मानना है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, किसी को भी कुछ भी मानिए, थोड़ा सा समीकरण बदल जाएगा लेकिन हल बिल्कुल सही निकल के आएगा, ठीक है। माना 2 अंकों की संख्या का इकाई, ठीक है, इकाई का अंक क्या माना है, चलो x ही मान लेते हैं, और दहाई का अंक क्या मानेंगे y मान लेंगे। चलो भैया संख्या बताएं, संख्या क्या लिखी जाएगी। अब दहाई का अंक y माना है तो 10y प्लस में क्या आ जाएगा x आएगा। अंक बदलने पर संख्या x की जगह पर y की जगह पर x, जो इकाई है वो दहाई बनना है, और जो दहाई है वो क्या होने वाला है, इकाई होने वाला है। और जब इकाई दहाई हो जाएगा तो इकाई वाले में 10 का गुणा कर देंगे। अंक बदलने वाली बात बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अंक बदलने पर बस यही चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अंक बदलने पर संख्या, ठीक है। तो जो हमारा इकाई था वही दहाई हो जाएगा, तो 10x प्लस में क्या आ जाएगा y आ जाएगा, क्योंकि जो दहाई है वो इकाई बन गया है। ऐसे ही मान लो 34 था तो वो क्या बन जाता है 43 बन जाता है। ऐसे अंक बदलते हैं, है ना। ये 3 इकाई पर पहुंच गया और ये वाला किस पर आ गया, दहाई पर आ गया। ठीक, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आपको। अब हम किसकी बात करेंगे, अब हम बात करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार 2 कंडीशन दी हुई होती हैं इसमें, है ना। 2 कंडीशन के आधार पर हमारे कितने समीकरण बन जाते हैं, 2 समीकरण बन जाते हैं। बीजगणितीय रूप में तो निरूपित हो जाता है। इसके आगे वाले भाग में जानेंगे कि इनको हल कैसे किया जाएगा, x का मान क्या आएगा या फिर y का मान क्या आएगा। प्रश्नानुसार क्या कहता है, 2 अंकों की एक संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। दहाई का अंक क्या है, y है, इकाई का अंक क्या है, x है। अब ये मान लीजिए क्या है, 3 गुना है,
कौन सा है, दहाई का अंक है ना। दहाई का अंक 3 गुना है, मान लीजिए ये 3 था और ये मान लीजिए क्या है 9 है, 3 गुना तभी तो होगा, ये 3 है ये 9 है, और भी कुछ कंडीशन निकल के आ सकती है, ऐसे ही मान लो बस एक बार। जब ये 3 है और ये 9 है तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे तभी तो ये बराबर होगा। ये तो था ऑलरेडी 3 गुना, ठीक है, लेकिन बराबर करना है तो उसमें गुणा किया जाता है, इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अब यहाँ से इसको अगर हम करते हैं तो y माइनस 3x बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 3x को सीधा सीधा इधर ले लिया है, या कहें माइनस 3x प्लस y बराबर 0, इतना ही करो। प्लस माइनस की चीज़ों को हम आगे अभी देखेंगे। अगले जो कंडीशन दी गई है उसमें देखिए, कहता है कि यदि संख्या से 54 घटा दिया जाए, तो संख्या क्या है पहले तो ये देख लो ना। संख्या है हमारी 10y प्लस में x, 54 को क्या कर दिया, घटा दिया, क्या हो जाएगा, संख्या के अंक बदल जाते हैं, संख्या के अंक बदल जाते हैं, संख्या के अंक बदल दिए हमने। अब क्या करेंगे, इसको पक्षांतरण कर लेते हैं। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है और ये हमारी राइट हैंड साइड होती है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड की ओर ले आते हैं सबको। 10y, ये भी इधर आया, माइनस y प्लस x माइनस 10x और माइनस का 54 बराबर 0, ठीक है, बहुत सरल है। ये 9y आ गया, ये माइनस का 9x आ जाएगा, माइनस 54 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। और अगर थोड़ा सा आगे हम इसको करते हैं तो पहले आगे रख देते हैं 9y को, 9x को आगे रख देते हैं, 9x प्लस 9y माइनस 54 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। माइनस 54 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 9 का दे दो भाग, है ना, माइनस x प्लस y, 9 छिंग 54 बराबर 0, समीकरण नंबर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो दूसरा समीकरण आपका क्या निकल के आया है, माइनस x प्लस y और माइनस का 6 बराबर 0, ये समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 1। अब आगे हम पढ़ेंगे विधियों को, एक एक करके सारी विधियों को पढ़ेंगे। यहाँ तक तो सिर्फ आप बीजगणितीय निरूपण करना जाने हैं, ठीक है। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।